हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज अपन डिस्कस करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के जो रिमेनिंग हार्मोन हैं उनके डिसऑर्डर्स के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने एल्डोस्टेरोन तक पढ़ा था। एल्डोस्टेरोन के बाद में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसके बाद सेकंड वन हार्मोन आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो अपन बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शंस की और उनके डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रेनल ग्लैंड। अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड, यहाँ भी डिसऑर्डर दो ही टाइप के होंगे, या तो हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ेगा या हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। दो टाइप का डिसऑर्डर अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले बात करें अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि अगर बढ़ने वाला डिसऑर्डर होगा तो साइन सिम्टम सारे के सारे फंक्शन बढ़ जाएंगे, और अगर डिक्रीज होने वाली डिजीज कंडीशन होगी उस कंडीशन में सारे के सारे साइन सिम्टम जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन की। स्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो बॉडी के सिस्टम होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले जो मेजर फंक्शन होता है इनका वो होता है मेटाबॉलिज्म पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग अगर बात करी जाए कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, तो मेटाबॉलिज्म तीन मेजर आइन होते हैं। सबसे फर्स्ट वन होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन होगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये हार्मोन जो है बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इंक्रीज ग्लूकोज लेवल जो है वो कोज करते हैं। ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर बढ़ेगी। इसके अलावा सेकंड वन बात करें कि ग्लूकोज का अमाउंट, एक तो मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली होता है इसलिए ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है। इसके साथ साथ पेरिफेरल जो यूटिलाइजेशन होता है, सराउंडिंग सेल्स है, सराउंडिंग जो ऑर्गन उनके अंदर ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसको भी हार्मोन क्या कर देता है, कम कर देता है। उसकी वजह से भी ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी फंक्शन होता है, किसका, स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन का भी काम करते हैं ये वाले हार्मोन। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा बात करें अपन सेकंड न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग, तो सेकंड न्यूट्रिएंट होता है फैट। तो अगर फैट के रिगार्डिंग बात करी जाए कि फैट के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होगा, तो फैट जो है उसका ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी फैट का ब्रेक डाउन जो है वो बढ़ा देते हैं। जब फैट का ब्रेक डाउन बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर और बॉडी के अंदर क्या बढ़ेंगे, फैटी एसिड बढ़ते हैं। तो फैटी एसिड को क्या करने का काम करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी फैटी एसिड का सिक्रेशन जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड में बात करें स्टेरॉइड जो होते हैं उनका एक इफेक्ट होता है, कीटोजेनिक इफेक्ट होता है। कीटोजेनिक का मीन्स क्या बोल सकते हैं अपन कि कीटोन बॉडीज जो है उनका फॉर्मेशन, उनका जेनेसिस करने का काम भी करते हैं। जब फैट टूटेगी तो कीटोनिक इफेक्ट जो अपने को देखने को मिले, तो कीटोजेनिक इफेक्ट भी होता है किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उनका। इसके अलावा फैट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनरली होता है सेंट्रली, यानी सेंट्रली जो है फैट का डिपोजिशन करने का काम करता है। सेंट्रली मीन्स पेरिफेरल की जो फैट है उसको लाके सेंटर में डिपॉजिट कर देंगे, यानी एब्डोमिनल कैविटी में डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ की जो फैट है वो भी एब्डोमेन में आ जाएगी। पैरों की जो फैट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो फैट है वो भी सारी की सारी कहाँ जाती है, एब्डोमेन के अंदर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर हार्मोन जब भी बढ़ता है तो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, क्योंकि सारी की सारी फैट कहाँ जाती है, एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन की साइज जो है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो पोर्ट बेली या पेंडुलस एब्डोमेन अपने को देखने को मिल सकता है, यानी एब्डोमेन जो है वो उस कंडीशन में लार्ज हो जाता है, एक्सट्रीमिटी जो है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट था इस हार्मोन का किसके ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। लास्ट वन न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, लास्ट वन न्यूट्रिएंट्स होता है इसके अंदर प्रोटीन।
प्रोटीन जो है, प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन को बढ़ाने का काम करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी प्रोटीन जब भी बढ़ेगा टूटेगा तो प्रोटीन के अंदर टूटने का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी एमिनो एसिड जो है वो ब्लड के अंदर क्या होने लग जाते हैं, ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों का ब्रेकडाउन जनरली करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। और क्या क्या इफेक्ट आते हैं कि फैटी एसिड का लेवल बढ़ेगा, एमिनो एसिड का लेवल बढ़ेगा और ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। बात करते हैं भाई इसके सेकंड फंक्शन की। सेकंड जो फंक्शन होता है वो बात करें तो होता है बोन के ऊपर। बोन के अंदर करता क्या है कि बोन की जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल मीन्स वो सेल्स जो कैल्शियम को बोन से बाहर निकालने का काम करती हैं, उन ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कैल्शियम जो है वो बोन से बाहर निकलने देता है। साथ साथ जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो कैल्शियम फिर से बोन के अंदर नहीं जा पाता, तो कैल्शियम सारा का सारा कहाँ रहता है, बोन से बाहर आ जाता है और कंडीशन अराइज होने की रिस्क जो है बढ़ जाती है। कौन सी कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क फैक्टर पे रहता है जब पेशेंट जो है वो क्या करता है, ग्लूकोस्टेरॉइड जो है जब जब उनकी बॉडी के अंदर सिक्रीशन बढ़ता है तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे वो रहता है। बात करें थर्ड वन, मिनरल्स के रिगार्डिंग। तो जनरली यहाँ से पता लग रहा है कि अगर कैल्शियम बोन से बाहर आएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना चाहिए, बल्कि स्टेरॉइड जो हैं वो कोज करते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया होने के पीछे रीज़न क्या है कि जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होना होता है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स का अपन इंटेक करते हैं और न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो भी कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम का वहाँ अब्जॉर्प्शन होता है और उस अब्जॉर्प्शन को स्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो थ्रू द स्टूल कैल्शियम बॉडी से बाहर आउट निकल जाता है। इसके बाद बात करें अपन कि सेकेंड वन हाइपोकैल्सीमिया कोज करने के पीछे रीजन कि जो भी ब्लड है वो फिल्टर होता है कहाँ, किडनी के अंदर, और किडनी में फिल्टर होने के बाद जो भी कैल्शियम यूरिन के अंदर जाता है वो वापस से नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है। उस रीअब्जॉर्प्शन को भी कम कर देते हैं कौन, स्टेरॉइड। तो कैल्शियम जो स्टूल के थ्रू भी बाहर निकलता है और यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकलता है, उस कंडीशन की वजह से बॉडी कौन सी कंडीशन में चली जाती है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में चली जाती है। यानी स्टेरॉइड जो है वो क्या कोज करते हैं, बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया कोज करते हैं। नेक्स्ट वन अगर इसके फंक्शन की बात करी जाए तो नेक्स्ट वन फंक्शन होता है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी एक क्विक रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी के रिगार्डिंग अपने टिश्यू का इन्फ्लामेशन। स्टेरॉइड जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। मास्ट सेल जो होती हैं वो इन्फ्लामेशन के जिम्मेदार हैं, उनकी एक्टिविटी को भी डिप्रेस करती है। साथ साथ कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती है ताकि फ्लूइड बाहर लीक ही ना हो और वहाँ स्वेलिंग ना या इन्फ्लामेशन ना हो। तो स्टेरॉइड का एक और एक्शन होता है, स्टेरॉइड एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं। इसके अलावा सेकंड नेक्स्ट वन डिसऑर्डर की बात करी जाए तो होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव। इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म तक पेशेंट कोई भी कैंडिडेट ले रहा है या ग्लूकोकोर्टिकोइड जो नॉर्मल अगर सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो टी लिम्फोसाइट जो जनरली मेनली या जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनके फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो टी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग अगर कम होती है तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शनिंग की। नेक्स्ट फंक्शनिंग की अगर बात करी जाए स्टेरॉइड के, तो स्टेरॉइड का नेक्स्ट फंक्शन बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करने का काम करते हैं स्टेरॉइड। यानी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है और साथ साथ ब्रोंक्यूल्स जो है उनको भी डायलेट करने का काम करते हैं। यानी स्टेरॉइड जो होते हैं जनरली हेल्पफुल होते हैं रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स है, सीओपीडी है, अस्थमा है, उन प्रॉब्लम्स में जो है स्टेरॉइड हेल्पफुल होते हैं। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ती हैं और साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा एक और सिस्टम की बात करें अपन, CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम की भी एक्टिवनेस और अलर्टनेस जो है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी एक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करता है। जब भी अपन स्टेरॉइड हार्मोन अपनी बॉडी में सिक्रेट होते हैं तो वो सेंट्रल नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश रखते हैं और एक्टिवनेस को पेशेंट को बढ़ाते हैं। यानी पेशेंट को एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट के सेंट्रल नर्व सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सीनस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एक्टिवनेस को इंड्यूस करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है। एक और फंक्शन की बात करी जाए तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं वो कुछ अमाउंट के अंदर एज ए मिनरल कोर्टिकोइड भी काम करते हैं। यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड का वो काम भी होता है जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, बॉडी से बाहर K+ आयन और H+ आयन को निकालना, सोडियम और वाटर को रिटेन करना। वो काम कुछ अमाउंट में किनका होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का भी होता है। तो एज ए मिनरल कोर्टिकोइड जो है वो भी काम करते हैं, कौन, ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट फंक्शन की, तो इम्यूनिटी को डिक्रीज किया जा रहा है। इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जा रहा है, यानी एक तरीके से डायबिटिक कंडीशन, प्री डायबिटिक बोल सकते हैं, बट वो कंडीशन भी आ रही है, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो रही है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने की वजह से इस कंडीशन के अंदर अपने को वुंड हीलिंग जो है वो भी डिले मिलती है। तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो वुंड हीलिंग को भी डिले करने का काम करते हैं, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी को डिक्रीज कर दिया, साथ साथ ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, तो वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो डिले वुंड हीलिंग जो है वो भी कॉज करते हैं, यानी डिले वुंड हीलिंग होगी किसकी वजह से, ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से। तो ये सारे के सारे फंक्शन थे किसके, ग्लूकोकोर्टिकोइड के। अब बात करते हैं अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के डिसऑर्डर्स की। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के डिसऑर्डर्स की बात करी जाए, ग्लूकोकोर्टिकोइड का फर्स्ट डिसऑर्डर होता है कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम किस कंडीशन को अपन बोलते हैं, फर्स्ट वन अगर इसके इंट्रोडक्शन डेफिनेशन की बात करें तो कुसिंग सिंड्रोम होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये जनरली मान के चलो कि स्टीरॉइड्स का सिक्रीशन बढ़ जाना, यानी सिक्रीशन जो है या जो हार्मोन बन रहे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, कुसिंग सिंड्रोम। यही मान के चलो कि स्टीरॉइड का सिक्रीशन जब भी बढ़ेगा तो होने वाली डिजीज कंडीशन कौन सी कहलाएगी, कुसिंग सिंड्रोम। कई कई जगह कुसिंग डिजीज भी लिखा होता है, कुसिंग डिजीज भी लिखा होता है, दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। होता क्या है, अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो कुसिंग सिंड्रोम तब होगा जब फंक्शन जो है वो अल्टर हो रहे हैं किसके, सुप्रारेनल ग्लैंड के या एड्रेनल ग्लैंड के। और कुसिंग डिजीज अपन उस कंडीशन को बोलेंगे कि फंक्शन अल्टर हो रहे हैं ब्रेन के, और ब्रेन के फंक्शंस अल्ट्रेशन की वजह से रीनल के सिक्रीशन, जो सुप्रारेनल ग्लैंड है उसके सिक्रीशन बढ़ रहे हैं। एग्जांपल, जैसे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, हार्मोन होता है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये हार्मोन ACTH हार्मोन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किस लिए करता है, ताकि वो क्या ज़्यादा बनाए, स्टीरॉइड ज़्यादा बनाए। तो अगर ACTH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एड्रेनल ग्लैंड के प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेनल ग्लैंड को मोटिवेशन ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ से, ब्रेन से, या इनडायरेक्टली बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से या ब्रेन से अगर सिक्रेशन ज़्यादा मिलता है या ACTH की प्रॉब्लम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कुसिंग डिजीज। और अगर प्रॉब्लम जो है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर है तो उस डिसऑर्डर को अपन बोला जाता है कुसिंग सिंड्रोम। ठीक है, बात करें अपन इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की, तो इटियोलॉजी कॉमन है, अगर प्रॉब्लम जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर है तो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर सिक्रेटिंग ट्यूमर बन जाते हैं, वो ट्यूमर्स जो सेल्स होती हैं वो सिक्रेशन ज़्यादा करने लग जाती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कोज ये भी हो सकता है कि ACTH का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी अगर ट्यूमर बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ACTH ज़्यादा सिक्रेट होता है तो वो भी ऐसे साइन सिम्टम कोज कर सकती है कुसिंग डिजीज या कुसिंग सिंड्रोम जो वो पेशेंट के अंदर हो जाए। तो सिक्रेशन ज़्यादा होना एक कोज हो सकता है कुसिंग सिंड्रोम का। इसके अलावा एक और मेजर कोज हो सकता है
काफ़ी जो क्लाइंट होते हैं वो स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म तक इंटेक करते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म तक इंटेक कर रहा है स्टेरॉइड्स का, तो वो भी लीड कर सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, कुशिंग सिंड्रोम हो जाए। तो वो भी एक मेजर कोज है कि लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन में कॉज कुशिंग सिंड्रोम। ओके, अब बात करते हैं अपन कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें कि क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो जो फंक्शन अपन ने स्टेरॉयड के पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शन इस केस में बढ़ जाएंगे। सबसे पहले अपन ने फंक्शन पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की रिगार्डिंग बात करें एक एक फंक्शंस की, सबसे पहले था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया अपने को देखने को मिलेगा किस कंडीशन में, कुशिंग सिंड्रोम वाली कंडीशन में। इसके बाद बात करें अपन, दूसरा अपन ने पढ़ा था फैट। फैट के ऊपर मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। फैट का क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था, यानी फैटी एसिड्स जो है उनको इंक्रीज करवा रहा था बॉडी के अंदर, और फैट का डिपोजिशन करवा था सारा का सारा सेंटर के अंदर। पेरीफ्री जो थे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके सारी की सारी फैट कहाँ डिपॉजिट कर रहा था, सेंटर के अंदर बॉडी के। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिटीज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज हैं वो सारे के सारे अपने को कैसे देखने को मिलते हैं, थिन। तो थिन एक्सट्रीमिटीज एक साइन सिम्टम हो सकता है किसका, कुशिंग सिंड्रोम का। इसके बाद बात करें अपन, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है। ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी मीन्स रीजन क्या है कि सारी की सारी कंडीशन है वो सारी की सारी कहाँ आ गई, बीच वाले पार्ट में आ गई। तो ट्रंक में अगर आ रही है तो ट्रंकल ओबेसिटी अपने को देखने को मिलती है। एब्डोमेन में आ रही है तो अपने को पेंडुलस एब्डोमेन देखने को मिलता है, पेंडुलस एब्डोमेन, जिसको अपन पोर्ट बेले भी बोलते हैं। तो ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलता है किस कंडीशन के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम वाली कंडीशन के अंदर। थर्ड अपन ने डिस्कस किया था फैट के बाद प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मसल्स की नॉर्मल एक्टिविटी, मसल्स का फॉर्मेशन होना, रीजनरेशन होना, उनके लिए हेल्पफुल होता है। ये वाला हार्मोन क्या कर रहा था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहा था। तो जनरली बॉडी के अंदर अपने को मसल्स वास्टिंग जो है वो दिखाई देगी। मसल्स जो है वो जनरली टूटने लग जाती हैं, मसल्स के अंदर जो है वो क्या जाती है, वीकनेस आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर बात करें अपन ने उसके फंक्शन में डिस्कस किया था कि बोन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो बोन के ऊपर इफेक्ट की बात करें तो बोन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टेरॉयड बढ़ा रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी को हार्मोन कम करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट में ऑस्टियोपोरोसिस की बात करी थी अपन ने मिनरल्स की। मिनरल्स के ऊपर हमने वही डिस्कस किया था कि स्टेरॉयड जो है अगर बढ़ते हैं तो क्या कॉज करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कॉज करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स के रिगार्डिंग एक बात और करें तो अपने डिस्कस किया था एक और पॉइंट कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो माइनर अमाउंट के अंदर एज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी काम करते हैं, यानी एल्डोस्टेरोन की तरह भी काम किया जाएगा। तो अपने बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपने को एल्डोस्टेरोन जब बढ़ता है वो वाले साइन सिम्टम भी यहाँ दिखाई देंगे। तो क्या क्या साइन सिम्टम उस कंडीशन में थे, हाइपरनेट्रीमिया भी यहाँ दिखाई देता है, और इसके अलावा बात करें तो हाइपोकैलेमिया भी अपने को दिखाई देता है, हाइपोकैलेमिया भी दिखाई देगा। तो ये सिम्टम भी अपने को दिखाई देते हैं किस कंडीशन के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इम्यूनिटी जो है पेशेंट की वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इम्यूनिटी है वो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। इसके अलावा वुंड हीलिंग जो है इस केस के अंदर वो भी क्या होगी, डिले होगी, यानी डिले वुंड हीलिंग जो है वो इस केस के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करी थी अपन हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा रहा था, यानी हाइपर टेंशन कोज कर रहा था। इसके अलावा टेकी कार्डिया जो है वो भी कोज हो रहा था। एक और फंक्शन इसके अलावा होता है कि कुशिंग सिंड्रोम होने की वजह से पेशेंट के अंदर हिस्टुडिज्म होता है। हिस्टुडिज्म यानी हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है जनरली फीमेल्स के अंदर। उस कंडीशन का रीजन होता है कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लग जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब भी बढ़ता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का स्टेरॉयड ही है,
हालांकि एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है, इस लेयर से सिक्रेट नहीं होता है, बट इस कंडीशन के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन जनरली केसेस में देखा गया कि बढ़ा हुआ मिला है, और वो कंडीशन क्या लीड करता है, हिस्टोटिज्म, यानी हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है फीमेल के अंदर। जैसे मेल के अंदर ग्रोथ होती है वैसे ही फीमेल के अंदर ग्रोथ होना कहलाता है हिस्टोटिज्म, और उसका रीजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से अपने को उस कंडीशन के अंदर हिस्टोटिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स है किसके, कुशिंग सिंड्रोम के, जो अपने को देखने को मिलते हैं जब जब ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है। अब बात करें अपन दो और सिम्टम की। अलग सिम्टम है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो अदर डिजीज कंडीशन और अदर कंडीशंस में अपने को जनरली देखने को मिलते हैं। एक होता है मून फेस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर भी अपने को क्वाशियोरकर मेरास्मस वहाँ कंफ्यूज करता है, बल्कि कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर भी मून फेस पाया जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अपन पढ़ेंगे तो बात करेंगे क्वाशियोरकर मेरास्मस जो है उसमें से किस में से मून फेस होता है, किस में से मंकी फेस होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मून फेस, तो मून फेस अपने को जनरली कुशिंग सिंड्रोम में भी दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें अपन एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रे बन जाते हैं, डार्क कलर के स्ट्रे जो हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। और एब्डोमेन स्ट्राई होने के पीछे रीजन है क्योंकि पेंडुलस एब्डोमेन होता है, यहाँ से मसल जो है क्या होने लग जाती हैं, स्ट्रेच होने लग जाती हैं। तो यहाँ निशान पड़ जाते हैं गहरे काले कलर के, और उन निशानों को अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमेन स्ट्राया। वैसे निशान जो है या वैसे मार्क्स जो हैं वो अपने को प्रेगनेंसी के अंदर भी दिखाई देने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ रीजन जो है वो एक तरीके से पेंडुलस एब्डोमेन है। इसके अलावा ACTH हार्मोन का सिक्रेशन जब भी बढ़ता है तब भी अपने का पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो उस पिगमेंटेशन बढ़ने की वजह से वो निशान जो है या मार्क्स जो है वो क्या होने लग जाते हैं, डार्क ब्लैक होने लग जाते हैं। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एब्डोमेन स्ट्राया। तो ये दोनों साइन सिम्टम जो हैं वो थोड़े अलग हैं क्योंकि ये किसी दूसरी डिजीज कंडीशन के भी क्लासिकल साइन है। ये वाला साइन अपने को प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ये अपने को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो ये दोनों साइन सिम्टम अपने को इसके अलावा कहाँ देखने को मिलेंगे, कुशिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। कि कुशिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या हो सकता है। दो टाइप के मैनेजमेंट हो सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले डिस्कस करें अपन सर्जिकल मैनेजमेंट का। तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर क्या मैनेजमेंट की बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है कि अगर ग्लैंड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो ग्लैंड को ही रिमूव कर दो, या तो यूनिलेटरल कर दो, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो बायलेटरल कर दो। उसके अंदर ट्यूमर अगर दोनों ग्लैंड के अंदर, दोनों ग्लैंड भी रिमूव करनी पड़ सकती हैं, या एक ग्लैंड जो है वो भी रिमूव करनी पड़ सकती है। कंडीशन को बोलते हैं अपन एड्रेनलेक्टमी। एड्रेनलेक्टमी जो है अगर दोनों कंडीशन के अंदर बायलेटरल करी जा रही है तो अपने को इमीडिएटली पेशेंट को स्टेरॉइड जो है वो देने पड़ेंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर एक ग्लैंड ही रिमूव करी जा रही है उस कंडीशन के अंदर भी अपने को आफ्टर 2 ईयर्स क्या देना पड़ता है, स्टेरॉइड जो है पेशेंट को बाहर से देने पड़ते हैं, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एक ग्लैंड जो है वो पूरे स्टेरॉइड जो है वो सिक्रेट नहीं कर पाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड जो है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, उसके ट्यूमर हटा दिए जाए। अगर कुशिंग डिजीज की कंडीशन अराइज हो रही है, प्रॉब्लम जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ट्यूमर जो ACTH सिक्रेट कर रहा है उस वहाँ से उस ट्यूमर को रिमूव कर दें ताकि वो मोटिवेट ना करे, स्टिमुलेट ना करे एड्रेनल ग्लैंड को कि वो ग्लूकोकोर्टिकोइड या मिनरलोकोर्टिकोइड ज़्यादा बनाए। तो ये क्या था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सेकेंड बात करते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन बात करें अपन, फर्स्ट वन जो सेल ड्रग्स अपन पेशेंट को देते हैं वो होती है ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिटर। यानी वो ड्रग जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इफेक्ट या ग्लूकोकोर्टिकोइड के रिसेप्टर जो होते हैं उनको सप्रेस कर देती हैं ताकि उनकी वजह से क्या ना हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर ना हो। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिटर ड्रग जो है वो अपन मैनेजमेंट के अंदर देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल होता है मेटाइरोपोन।
मेटायरोपोन जो ड्रग है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिटर है, यानी इन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है उनकी अमाउंट ही क्या हो जाए, कम हो जाए। सेकंड अगर इसके अलावा बात करें अपन दूसरे टाइप की ड्रग की, तो वो होती है मेडिकल एडेनिलेक्टमी वाली ड्रग। मेडिकल एडेनिलेक्टमी का मीन्स क्या होता है, यानी ड्रग के थ्रू अपन क्या करते हैं, एडेनिलेक्टमी करते हैं, यानी वो ड्रग की अपन अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाएंगे तो जो सेल्स हैं उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि सेल्स ही अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उनकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन को अपन कौन सा कंडीशन बोलते हैं, मेडिकल एडेनिलेक्टमी। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है मिटोटेन ड्रग। तो मिटोटेन ड्रग क्या काम करती है कि जो सेल्स जो ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रीट कर रही हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से उस कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है, मेडिकल एडेनिलेक्टमी। यानी मिटोटेन ड्रग जो है वो एज ए मेडिकल एडेनिलेक्टमी काम करती है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन बात करें यहाँ पर कि एक ड्रग होती है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल जो ड्रग होती है उसके दोनों फंक्शन होते हैं A+B, यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिटर की तरह भी काम करती है और मेडिकल एडेनिलेक्टमी की तरह भी काम करती है। तो कीटोकोनाजोल जो ड्रग है वो भी प्रेफरेबल है किस कंडीशन के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। अब लास्ट अपन बात करें, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पेशेंट को जो है वो डाइट कैसी प्रिस्क्राइब करनी है। तो डाइट साइन सिम्टम के बेसिस के ऊपर भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो अपने को कैसी डाइट देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके अलावा बात करें अपन सोडियम जो है वो भी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो लो साल्ट या लो सोडियम डाइट है या लो साल्ट डाइट है वो पेशेंट को अपने को प्रिस्क्राइब करवानी है। इसके अलावा इसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन टूट ज़्यादा रही है, मसल्स वास्टिंग हो रहा है, तो अपने को हाई प्रोटीन डाइट है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि अपने को कुशिंग सिंड्रोम में कैसी डाइट पेशेंट को देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो सोडियम लो साल्ट डाइट और इंक्रीज प्रोटीन डाइट। इन प्रोटीन अपने को क्या कर देना है, बढ़ा देना है, ताकि मसल्स वास्टिंग जो है वो ना हो। तो ये प्रीफरेबल डाइट है किस कंडीशन के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के जस्ट अपोजिट डिजीज कंडीशन, एडिसन डिजीज। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।